Hello students, good morning all of you. How are you all? I hope so everybody will be fine. Okay, so chapter number 10 is completed in a geography. Now we start our chapter number 7 in a civics. अभी तक हम लोगों ने civics का एक भी चैप्टर नहीं रीड आउट किया है और civics में हमारा सिलेबस काफी पीछे चल रहा है. Okay, so next we start our chapter number 7 in a physics and the chapter name is the understanding marginalization. अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में आपको बहुत जगह जो है स्टोरीज बेस में सारी चीजें बताई जाएंगी. एक स्टोरी भी रहेगी और एक चैप्टर की समरी भी रहेगी. ओके, तो जो इससे रिलेटेड जो स्टोरीज रहेंगी वो आप अपने से पढ़िएगा और जो चैप्टर में रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज होंगे वो मैं क्लियर करूंगी. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 7 इन अ सिविक्स एंड पेज नंबर 376. Clear everyone? So let's we start. First of all, hold the pencil and underline the difficult lines. Clear everyone? Okay. So let's we start our chapter number 7, understanding the marginalization. Have you studied in a previous years about the equalities? Equalities के बारे में हम सब लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं. Equality means हम लोगों के अंदर equality यानी समानता की feelings को. And in the first chapter of this book, you have studied that the right of equality is one among the various fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution to every Indian citizen. इसके पहले वाले चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने रीड आउट किया था कि राइट ऑफ इक्वालिटी, सबको राइट ऑफ इक्वालिटी है यानी सबको समानता का अधिकार मिला है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ guaranteed the right of the equalities. And right of equality means that every citizen of the country is equal before the law and that there shall be no discrimination on the basis of religion, caste, gender and so on. राइट ऑफ इक्वालिटी का मीन्स कि सिटीजन इंडिया की सिटी में जो भी जितना भी सिटीजन रहता है उस सबको एक इक्वल रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी लॉ, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो या उसके आगे और कोई भी एक्स वाई जेड, अगर दोनों के बीच में इनसिमिलैरिटीज है लेकिन अगर इंडिया का सिटीजन है तो ही हैज अ राइट या दे हैज अ राइट ऑफ द इक्वालिटी. एंड ऑल्दो इन द प्रिंसिपल वी आर ऑल equal as the Indian national and yet the many people have to experience unfair treatment and as they are not regarded to equal. और हम लोगों के प्रिंसिपल में भी हम लोगों के यानी हम लोगों के सिद्धांतों में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताया गया है कि हर एक पर्सन को राइट ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करना है और हर एक पर्सन के लिए राइट ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है. ठीक है. एंड डू यू रिमेम्बर द डोमेस्टिक वर्कर मंजुला देवी अबाउट whom you read in a previous year? लास्ट टाइम में आपने वो एक मंजुला देवी को पढ़ा था जो डोमेस्टिक वर्कर है. एंड ऑल्दो शी वॉज इक्वल टू एनी अदर पर्सन इन द कंट्री इन द टर्म ऑफ वोटिंग राइट. एंड सभी को इस कंट्री में वोट को क्या कहते हैं, राइट, वोट देने का एक राइट है, सबको मिला हुआ है. एंड शी वॉज यूजली अनइक्वल इन द टर्म ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस इन कंपेरिजन ऑफ हिज बॉस. और जो मंजुला देवी थी वो अपने बॉस के कंपैरिजन में उसका स्टेटस जो था, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डाउन था. Likewise, Om Prakash Valmiki was equal to many of his classmates when he was in school. और सबको वाल्मीकि इसके बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में भी याद होगा कि वो क्लासमेट अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे लेकिन उनमें वो अनइक्वल था. एंड द रीजन वॉज दैट ही हेल्ड फ्रॉम द दलित फैमिली. रीजन क्या था कि ये दोनों लोग जो थे दलित फैमिली से बिलोंग करते थे. Here the Om Prakash caste made him the unequal to many of his class fellow. इधर ओम प्रकाश का जो कास्ट थी वो उनकी क्लास फेलो जितने भी थे, क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनसे ज्यादा मैच नहीं करती थी, इसलिए वो उन सबसे अनइक्वल था. एंड for Davids their religion proved to be an obstacle in finding a room on rent easily. लेकिन जो डेविड के लिए बताया गया वहां पर उसका रिलीजन ने उसको प्रूफ कर दिया और उसको रूम के लिए अच्छे से रेंट के लिए अच्छे से रूम मिल गया. द कपल बिलोंग टू द माइनॉरिटी रिलीजन इन द कंट्री. वो कपल जो था वो हमारे कंट्री में माइनॉरिटी में रहता था. माइनॉरिटी मतलब लोअर कास्ट में.
Therefore, many of the landlord whom they approached made excuses and did not offer them a room or on rent. बहुत सारे इंडिया में ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जो माइनॉरिटी के लोगों को, यानी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको, या अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी का मीन्स हमेशा लोअर कास्ट नहीं होता है। जैसे सपोज हमारी कंट्री में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, उस 100 में हम 70% मान लेते हैं, या 60% मान लेते हैं, या 50% मान लेते हैं। 50% हिंदू लोग रहते हैं, तो जो अदर जो 50 रहेंगे उसमें बहुत सारे लोग रिलीजन रहेंगे, जैसे सिख भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेंगे, पारसी भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे। तो ये सारे क्या होगा, माइनॉरिटी, यानी ये अल्पसंख्यक है, यानी कुछ ही पार्ट में ये लोग जो है अच्छे से स्टैब्लिश्ड है। तो बहुत इंडिया में अभी भी बहुत सारे, इंडिया में भी अभी बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जो माइनॉरिटी को मानते हैं, और माइनॉरिटी बिलोंग्स पीपल्स को रूम रेंट के लिए नहीं मिल पाता है। एंड thus the Davids were also treated unequal, इसलिए डेविड के साथ में भी अनइक्वली ट्रीट किया गया। In this chapter you shall study about the concept of the marginalization and also about how inequality affects the different groups and communities. इस चैप्टर में हम लोग जो है वो किसका कॉन्सेप्ट कंफर्म करेंगे, मार्जिनाइजेशन का, और अनइक्वालिटी के बारे में बताएंगे कि अनइक्वालिटी से डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में और कम्युनिटी के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है। सो लेट्स वी स्टार्ट। And you shall study about how various communities such as the आदिवासीज, कितने सारी कम्युनिटी यहाँ रहते हैं, आदिवासीज रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, and दलित have been the marginalized in different ways. इनको हर समय जो है मार्जिनलाइज किया जाता है। ये कौन कौन से कास्ट है, एक आदिवासीज, एक मुस्लिम और एक दलित, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिनलाइजेशन? मार्जिनलाइजेशन का मीन्स होता है किसी को, किसी पर्सन को उसके राइट से उसको हटा देना, यानी अगर किसी का वो राइट है, किसी का वो हक है, वो उसका अधिकार है, अगर हम लोग उसको नहीं दे रहे हैं और उसको उसके अधिकार से बिल्कुल हटा दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ मार्जिनलाइजेशन। ओके, सपोज एक टेबल है, ठीक है, जब आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो एक टेबल हम मान के चलते हैं, ठीक है, एक टेबल है जो टीचर की टेबल, मान लीजिए एक टीचर की टेबल है, ठीक है। उस टीचर के टेबल के, आपने देखा होगा हर एक टेबल जो है उसमें 4 कॉर्नर, अगर वो स्क्वायर शेप की है, रेक्टेंगल की है, तो उसमें 4 कॉर्नर्स होंगे ना। तो एक टेबल के ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि एक टेबल में 4 कॉर्नर्स बने हुए हैं, और चारों कॉर्नर्स में माइनॉरिटी के लोग बिलोंग है। माइनॉरिटी में एक साइड में दलित हो गया, दूसरे कॉर्नर में आपका मुस्लिम हो गए, तीसरे कॉर्नर में आपका जो है वो आदिवासीज हो गए, और 4th कॉर्नर में कोई और माइनॉरिटी वाले आ गया, ठीक है, जैन लोग हो गए, जैनिज्म जो लोग फॉलो करते हैं। अब अगर सपोज किसी उस टेबल को हिलाया जाए, अगर उस टेबल को हिलाया जाए तो सबसे पहले जो कॉर्नर में बैठा होगा, ये जो कॉर्नर के लोगों को वही गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, उसके बाद बीच वाला गिरेगा। सपोज अगर कहीं पर भी किसी भी एरिया में या पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज्यादा कॉर्नर में जो रह रहे होंगे उन्हीं को प्रॉब्लम होगी ना। तो इसीलिए बोला जाता है, जैसे कभी भी फ्लड आती है तो फ्लड भी उसी एरिया में आती है जहां जो कॉर्नर में होते हैं। कभी ऐसा तो है नहीं कि कॉर्नर के एरिया को छोड़ दिया और 20 शहर में फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं है। जो कॉर्नर में होंगे, रिवर के साइड में बसे हुए जो गांव होंगे, टाउन्स होंगे, उसको ही फ्लड परेशान करेगी। तो इसी तरीके से मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि मुस्लिम, दलित और आदिवासी लोग जो है, जिनको जो अधिकार, जो राइट्स मिलने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखे हुए हैं, वो राइट्स उनको नहीं मिल पाते हैं, और उनको उस राइट्स से अलग कर दिया जाता है। उनको उस राइट से के बारे में पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई राइट है जिससे वो उसके लिए लड़ सकते हैं। जैसे सपोज हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो अलग होती है, सुबह उठना, खाना पीना, ब्रशिंग, ठीक है, ये सारा बात करने का एक पैटर्न, ये सब कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन जो आदिवासी लोग होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है, वे ऑफ लिविंग होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो इस सोशल लाइफ में या इस सोसाइटी में रह के अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और हम लोग भी उनकी लाइफ स्टाइल में रह के अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये उन लोगों की अपनी अपनी एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग का वे हो गया। बट लेकिन आदिवासी है तो वो हमारे सिटीजन ही, हमारी कंट्री में रहते हैं, तो वो हमारे सिटीजन है, तो इसलिए उनको सिटीजन्स के जो राइट होते हैं वो इजीली नहीं मिल पाते हैं, और वो लोग हमेशा जो है वो डाउन से डाउन बनते चले जाते हैं। क्लियर?
Okay. So meaning of the marginalization. What is marginalization? Literally, marginalization means exclude some person, group or community from the mainstream. मेनली मार्जिनलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि जब किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को, एक पर्सन को नहीं, जब किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को कोई मेन स्ट्रीम से, मेन स्ट्रीम का मतलब मेन जगह से उसको हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द मार्जिनलाइजेशन. In its true sense, marginalization means to put a person or group or community in the position where they have no power and authority. अगर अच्छे वर्ड से समझा जाए तो मार्जिनलाइजेशन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक ग्रुप और कम्युनिटी को जो है उनकी ग्रुप के पास कोई पावर नहीं होती, किसी तरह का कोई राइट नहीं होता, किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं उनको प्रूव की जाती, मिलती है. Those who are the marginalized often feel they are not important and cannot influence decision or event. और थोड़े दिनों बाद जो मार्जिनलाइज पर्सन है वो अपने आप में ऐसा फील करने लगते हैं कि उनकी कोई नीड ही नहीं है, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक, और उनके डिसीजन को कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनके इवेंट्स जो इतने ऑर्गेनाइज करते हैं उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों की ये मेंटालिटी हो गई है कि वो मार्जिनलाइज्ड है. ठीक है, वो पूरी तरीके से जो है उसकी कम्युनिटी, उसके ग्रुप के लोग जो है वहां से निकाल दिए गए. As students, many of you have experienced marginalization in your daily life. As a student की अगर लाइफ में चले तो बहुत सारे लोगों को, अपने बहुत सारे क्लासमेट्स को हमने देखा होगा जो marginalized है. And many of you might of the different from most of your classmate in the term of taste in different thing. और सब जितने भी क्लासमेट है सबके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, लेकिन इतना डिफरेंस बहुत कम लोगों के बीच में मिलता है कि टर्म ऑफ टेस्ट, की लोगों का बिल्कुल टेस्ट ही चेंज हो जाए. फॉर इंस्टेंस, यू टेस्ट इन म्यूजिक, फिल्म्स, फूड, क्लोथ्स एंड स्पोर्ट्स एंड द लाइक्स मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर क्लासेस. सपोज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, उन बच्चों में किसी का इंटरेस्ट जो है वो म्यूजिक की तरफ होगा, किसी का फिल्म की तरफ होगा, किसी का फूड क्लोथ्स के बारे में, किसी का ट्रैवलिंग में होगा इंटरेस्ट. तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है क्योंकि क्लास में डिफरेंट काइंड्स के बच्चे पढ़ते हैं. एंड यू मे बी रिजर्व्ड पर्सन इन द कंपेरिजन टू योर क्लासमेट. हम सभी लोगों को एक रिजर्व पर्सन बनना चाहिए जैसे हमारे क्लासमेट रहते हैं. You may like to watch film, sports, listen to music, eat food and wear clothes which are not that common and hence your peers might think that you are not quite in. तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कम्युनिटी से बाहर हैं, ठीक. हम सभी लोग जो है वो अब एक इंडिया में सिटीजन के तौर पे रहते हैं और सब लोगों के अपने अपने फंडामेंटल होते हैं. बट ये कि हम लोग कहीं भी कभी भी किसी सोसाइटी में जाते हैं, कभी अपने फैमिली मेंबर में जाते हैं, फैमिली मेंबर के साथ साथ जो है अपने नेबर्स के यहाँ जाते हैं, इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें डिफरेंट फेस के लोग आते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये चैप्टर रीड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? सो सपोज दैट यू लाइक टू वॉच टू स्पोर्ट, से बैडमिंटन. सपोज दैट यू आर लाइक टू वॉच अ स्पोर्ट, से बैडमिंटन, नॉट क्रिकेट. एक तुमको स्पोर्ट अच्छा लगता है जिसमें बैडमिंटन आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और क्रिकेट कम अच्छा लगता है. वाइल इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया. बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं इंडिया में. क्रिकेट लाइक अ रिलीजन इन दिस कंट्री. क्रिकेट इस कंट्री का रिलीजन बन गया है, यानी भगवान बन गया है. सिंस बैडमिंटन इज नॉट अ स्पोर्ट फॉलोड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन योर कंट्री. केवल जो है बैडमिंटन जो है वो आपके मेजोरिटी को शो करता है और बहुत सारे लोगों को चांस मिलता है कि वो अपनी चांस को दिखाएं. अगर वो चांस में क्लियर होते हैं, फाइटिंग का चांस रहता है, अगर उसको पास आउट कर जाते हैं तो इट मीन्स वो कभी भी उनको कोई भी जो है वो दलित नहीं कहेगा. सो यूजुअली यू मे फेस अ सिचुएशन वेयर यू फील दैट यू आर नॉट विद. इसलिए हम लोगों को हमेशा हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. एंड कंसीडर यू बी इन, सो यूजुअली दे मे
फेस अ सिचुएशन वेयर दे फील एंड यू आर नॉट विद इट। हम सभी लोग जो है लोगों की सिचुएशन, लोगों की प्रॉब्लम्स को केवल सोच सकते हैं। कैसा फील करना है उस टाइम पे, क्या रिएक्ट करना है, हमें क्या करना चाहिए, ये वही पर्सन जो है वो जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी होगी वही ये डिसाइड कर सकता होगा। and you may end up the feeling that you had what you think, feel to say and even how you act, you are not quite right and acceptable of the clothes। हर एक पर्सन के क्लोथ्स पहनने का मेथड अलग है, फूडिंग का मेथड अलग है, इसलिए कोई भी चीज किसी के ऊपर जबरदस्ती डाली नहीं जा सकती है। In society there are various group of the people of or community that experienced exclusion of the marginalization। इस सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कुछ मार्जिनलाइज्ड होते हैं, कुछ मार्जिनलाइज्ड को बहुत गलत समझते हैं, तो इस तरीके की थिंकिंग के लोग भी यहाँ रहते हैं। सो दीज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी हैव बीन इग्नोर द पास्ट ड्यू टू सम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इफेक्ट। इसलिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 19th सेंचुरी को छोड़ चुके हैं या 19th सेंचुरी में अब नहीं वापस जाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने बाल, अपने हेयर्स में जो है पमिंग वगैरह करवाते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़े थे कि बहुत सारे सोसाइटी के लोग होते हैं जो हम लोगों से डिफरेंट होते हैं, हेयर स्टाइल में, फेस में, क्लोथ्स में, खाने में, हर चीज में उनका डिफरेंस रहता है। ये तो हो गया आपका जो है सोशल इशू। इसके बाद इकोनॉमिक इशू आता है। इकोनॉमिक इशू मतलब कोई बहुत ज्यादा रिच है, कोई पुअर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज का मीन्स कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज अ कल्चर फैक्टर। कल्चर लोगों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कल्चर का मतलब किसी एरिया में ये चीज, ये फेस्टिवल किसी दूसरे वे से मनाया जाता है क्योंकि उसका कल्चर किसी और तरीके से है। ओके, सो they have been marginalized either because their custom and religion and language is different from that of the majority। इसलिए मेजोरिटी में जो लोग डिवाइड रहते हैं, मेजोरिटी मतलब उनकी संख्या ज्यादा होती है, उनका सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। एंड दीज ग्रुप्स में फील marginalized also because they are poor and considered to be of low social status। इसलिए ये बताया जाता है कि सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अब हम लोग जो है बहुत सारे लॉस को ब्रेक कर देते हैं, और जो पुअर फैमिलीज के लोग होते हैं वो लोग इस तरीके कुछ भी नहीं करते हैं। सो मार्जिनलाइजेशन मेक्स पीपल, ग्रुप एंड कम्युनिटीज फील दैट यू हैव नो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी। सो मार्जिनलाइजेशन से हम लोगों को पीपल अच्छे मिले, ग्रुप्स अच्छे मिले, कम्युनिटी अच्छे मिली, जिससे हम लोग आगे चल के किसी भी तरह की रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। So consequently, they are unable to assert their rights. They have no power to influence decision। और हमारे पास जो है तब तक पावर नहीं आती है जब तक हम लोग इक्वालिटी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। And hence they experienced a sense of the disadvantage and the powerlessness as compared to the dominating sector of society who are more powerful। क्योंकि शिकोहाबाद जो है एक एरिया जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि छोटे एरिया में रहने वाले लोग जो होते हैं वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज में से बिलोंग करने वाले लोगों के अंदर भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर जो है वो मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड द पावर ऑफ द डोमिनेंट सेक्शन मैनिफेस्ट itself the form of their owning land, being better educated, being wealthy and having political hold। इसलिए जो क्या कहते हैं क्वांटिटी में जो लोग होते हैं उनकी बात को लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता है। उनके पास ना ही बेटर एजुकेशन होती है, ना ही बेटर वेल्दी होते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, ना ही उनके पास कोई पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। सो एज पर द मार्जिनलाइजेशन ग्रुप हैव लो सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। एंड दे आर ऑफन इकोनॉमी बैकवर्ड एज वेल एज दे सफर फ्रॉम पुअर्टी एंड द पुअर एजुकेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, मैनी अदर सच प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। एंड दस एज ए स्टार्टेड अर्लियर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, social and cultural effect work together to make certain groups in the society feel marginalized।
इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अलग थी, पॉलिटिकल कंडीशन अलग थी, अपना सोशल में हम लोग अच्छे हैं ना कल्चर में अच्छे हैं, तो इसीलिए जो है बहुत सारी चीजें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वे में पहुंच चुकी हैं अब से लेके अब तक के बीच में। क्लियर? सो आई होप सो, अंडरलाइन कर लो, यहीं तक आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। क्लियर एवरीवन? सो अंडरलाइन दिस, ओके। एंड आई होप पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा जितना भी अब तक आपको मैंने पढ़ाया है। अगर इसमें कोई डाउट लगता है, पहले इसको घर में रीड आउट करना अच्छे से, उसके बाद अगर कोई डाउट लगता है, कुछ पूछना है, तो यू कैन राइट इन योर माई कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।